नमस्ते। कल हमने अनोखा उपाय कहानी को समाप्त किया था। अब उसके अंदर आए हुए प्रश्न को एक जस्ट कहानी के आधार पर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, राजा कुमार वर्मा ने राज्य में अकाल की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई होगी। अब इस पाठ के आधार पर ये जो समस्या थी, कोई ना कोई कारण से ही हमारे सामने समस्या खड़ी होती है, पर कभी कभी हमको वो दिखाई नहीं देती है। उस राजा कुमार वर्मा के अकाल की स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि राजा ने कहीं न कहीं, क्योंकि राजा ने बताया था कि हमने उन चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, या पशुओं को हमने प्राकृतिक स्थिति को हमने बराबर से नहीं देखा, और भविष्य की चिंता उनको क्यों होने लगी, क्योंकि सारा पानी नदियों का सूख गया, पशुओं को चारा नहीं, मनुष्यों को खाना नहीं। इसका कारण, स्थिति उत्पन्न होने का मेन कारण था कि कहीं न कहीं हमसे जो भूल हो गई और उस भूल की ओर हमने नहीं देखा। उस छोटी सी भूल के कारण कितनी बड़ी सजा उठानी पड़ी, और इसी कारण राजा कुमार वर्मा के राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई होंगी, क्योंकि उसने उस प्रजा की ओर, उस पशुओं की ओर, उस खेतों की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। इसी कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अकाल की समस्या के परिष्कार के लिए राजा ने क्या क्या उपाय सोचे। अब अकाल तो पड़ गया, जनता भूखे मरने लगी, पशु को चारा नहीं, पानी नहीं, राज्य में सभी और परेशानियां नजर आ रही थी। अब उसके लिए उन्होंने क्या सोचा, बहुत कुछ। पहले सर्वप्रथम अपने दरबार के अंदर, राज भंडार के अंदर जितना भी धन था, सॉरी अनाज था, उस राज भंडार का अनाज वो प्रजा में बांटने लग गया। लेकिन याद रखना, रखा हुआ धन, रखी हुई चीज एक न एक दिन खत्म हो जाती है, और यही चिंता थी उसको कि मैं कब तक अपने राज से करूंगा। पर फिर भी उसने अपने राज भंडार से अनाज को देना शुरू किया। उसके बाद उसने सोचने लगा कि कई हरे भरे राज्य है, तो राजा से, उन पड़ोसी राजा से मैं जाकर कुछ समस्या हल करूं, उनसे पूछूं तुम्हारी खुशहाली का कारण क्या है। तीसरा उपाय उसने किया कि अब वहां पर समस्या ऐसे कैसे खड़ी होने लगी, तो उस समस्या को समाधान करने के लिए उसने अपने दरबार के अंदर उन बहादुर लोगों को, हाजिर जवाब लोगों को और बुद्धिमान लोगों से अपनी राय पूछी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसी कौन सी ये है, आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए। तो उन लोगों ने भी अपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है
कि हमको अपनी भूल नजर नहीं आती है। जानी अनजानी बात वहां पर ऐसी छिप कर रह जाती है जिस जो हमारे सामने है, लेकिन फिर भी उसको देख नहीं सकते। इसी कारण अकाल की समस्या में परिष्कार के लिए राजा ने बहुत अंत में, जब हाजिर जवाब लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उससे कहा कि आप अपने पड़ोसी राज्य में जाकर इसका हल ढूंढिए, क्या कारण है कि उनके राज्य में किसी प्रकार का न पानी की कमी है, न अन्न की कमी है, न प्रजा दुखी है, न राजा दुखी है, चारों ओर खुशहाली छाई हुई है। तो तुम भी जाकर उसका पता लगाओ। ऐसे कई उपाय के द्वारा कुमार वर्मा ने अपने राज्य में आई हुई अकाल की स्थिति को पूरी करने का प्रयत्न किया। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया पाठ के आधार पर, देखो आपको लिखना है। अगर स्टोरी कहानी आपके समझ में आ गई तो आप कोई भी टाइम कैसा भी क्वेश्चन आप उसके उत्तर को लिख सकते हो। राजा सत्यसेन ने राजा कुमार वर्मा का स्वागत कैसे किया? जब हाजिर जवाब बुद्धिमान लोगों के द्वारा कहने पर पड़ोसी राजा के सत्यसेन के दरबार में जब वह गया तो राजा ने उसका बहुत ही अच्छे से कि हमारा कर्तव्य है कि हमें एक दूसरों का हाथ बटाना, और उसने उसका मन से, हार्दिकता से, सहृदय से उसका स्वागत किया और कहा कि आप हमारे अतिथि हो, अतिथि के रूप में आपका स्वागत करने का सौभाग्य मुझे मिला। इसीलिए उसने उसको बहुत ही मान सम्मान के साथ उसको स्वागत किया, और मित्र होने के नाते, एक पड़ोसी राज्य होने के नाते मैं आपकी समस्या को हल करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से राजा सत्यसेन ने राजा कुमार वर्मा का स्वागत किया। आपकी दृष्टि में किसकी भूल सबसे बड़ी थी और क्यों? हमारी दृष्टि में ऐसी देखा जाए तो अपने अपने विचारों से मैं राजगुरु की भूल सबसे बड़ी मानती हूँ। क्योंकि राजगुरु को कैसे होना चाहिए कि सभी चीजों का ध्यान रखना है। उसके लिए सुदूर देश से आया हुआ पंडित उसको बिना जांचे, बिना परखे उसके ऊपर विश्वास कर लिया और पंडित को ढेर सारा इनाम देकर वो चला गया। तो औसत थी उसकी बुद्धि। तो हमें सबसे पहले पंडित अगर गुणवान हो, समझदार हो, तो ऐसी भूल नहीं होना चाहिए। राजा ने तो पंडित के ऊपर विश्वास किया, राजगुरु के ऊपर विश्वास किया, और राजगुरु ने उसको राजा के ऊपर
विश्वासघात किया, क्योंकि राजा ने उसके ऊपर विश्वास किया, तो उसका विश्वास का फायदा किसने उठाया? इस गुरु ने। तो इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी। और भी देखा जाए तो वो भी बड़ी भूल हो सकती है कि राजा को अपना कर्तव्य याद होना चाहिए, क्योंकि राजा ने उस अंगरक्षक को, यानी ऐसी अगर हम भूल करें, अंगरक्षक को वही खड़ा कर दिया और मैं आने तक तुम वही खड़े रहो, तो उसने तो अपनी आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजा अपने खान पान में, अपने आराम में वो भूल गया कि मैंने किसी को खड़ा करा। और जब बरसात आई पूरी रात, लेकिन उसकी महानता देखो कि राजा की आज्ञा के बिना वो चलने को भी, वहां से हटा भी नहीं, पानी में पूरी रात भीगता रहा, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे हम कह सकते हैं कि राजा अगर ऐसा अपने बात को भूल जाए और प्रजा के ऊपर अगर वो तो कुछ, वो पूरी रात उसकी आज्ञा के बिना वहां से हटा नहीं और पानी में भीगता रहा, ये कितना बड़ा नुकसान। तो ऐसे देखे तो राजा को कभी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी भूल राजा की थी, क्योंकि उसने प्रजा के प्रति उसकी कोई चिंता या उसको जो ध्यान रखना है वो उसको नहीं रखा, इसलिए ये बात कही जाती। अब पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजकुमार वर्मा की जगह पर यदि तुम होते तो अकाल की समस्या को कैसे जूझते? यह आपको बताया है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। सपोज आपके सामने यह समस्या खड़ी हो जाती, अकाल की समस्या, तो आप इससे कैसे जूझते? तो अगर कुमार वर्मा हमारे सामने भी अगर ऐसी समस्या आ जाती, तो हम भी इसी तरह से किसी की सहायता लेकर उस जनता की सहायता में लगे रहते और धीरे धीरे उनके द्वारा किए हुए कार्यों को और अपना काम करने पर अन्य लोगों से काम करा करके फिर जिनकी ओर से हमने सहायता ली थी उस सहायता को हमने स्वीकार करके बाद में धीरे धीरे काम करके हम उसको भी, इस समस्या को सुलझा सकते हैं। क्योंकि अन्न खाने पीने के खाने खाएंगे नहीं तो वो उन लोगों के पास में कैसे शक्ति आएंगी। लेकिन शक्ति आने के बाद इसके लिए हमें जरूर किसी के न किसी की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि हम अकेले समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जैसे राजा कुमार वर्मा ने सत्य सिंह की सहायता से समस्या का समाधान किया, वैसे हम भी किसी की समस्या सहायता लेकर
इस काम को करना ही है। खाली बैठे रहने से, सोचने से ये काम नहीं होता है। काम को करना भी चाहिए। और अगर उस जगह पर हम भी होते हैं तो हम भी किसी न किसी की, जिसके पास सर्वसंपन्न राशि हो, उसी की सहायता लेकर हम अकाल की समस्या से जूझते, यानी उसको पूरी करते, उससे लड़ाई करते और सभी जनता की भलाई के लिए काम करके फिर से। और हमारे अंदर सबसे बड़ी बात कि नम्रता चाहिए। नम्रता नहीं है हमारे पास तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी समस्या का समाधान के लिए हमारे अंदर नम्रता, विनयता, मधुरता होनी बहुत जरूरी है। बिना मधुरता के हम कोई भी काम को कर नहीं सकते। अतः इन तीन, इसके अंदर आई हुई घटना से हमको ये छोटी सी छोटी भी भूल नहीं करना। और होती है भूल, ऐसा कोई नहीं होता है कि जिससे भूल नहीं होती है, लेकिन भूल करके उसको सुधार लेना, ये सबसे बड़ी बात है। गलती को गलती मान लेना, ये मानव को उच्चतम स्थान पर ले जाता है। जो गलती करने के बाद में भी मानता ही नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए। अगर ये सब न रहा तो हम कितना भी हमारे पास ज्ञान क्यों न हो, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारी भाषा अगर ठीक न हो तो सामने वालों को तुम कितना भी अच्छा क्यों न खिलाओ पिलाओ, कितना भी अच्छा क्यों न, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर कटुता है तो ये बात हम कभी भी न सुख हम ले सकेंगे न दुख। अगर हमारे को अपनी भूल सुधारनी है तो हमें कोई भी भूल उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए और राज्य को खुशहाल बनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं अकड़बाज। एक उदाहरण आपको दे रही हूँ, इसमें इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इस पाठ के माध्यम से कि छोटी सी छोटी भूल को सुधार करना, यदि हमसे कोई भूल हो तो उसे सुधार लेना। जैसे आप लोग देखते हो बच्चा, छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे कोई भी लोग सॉरी बोलते हैं, कुछ गलती कर देते हैं मम्मी से, पापा से, अध्यापक से, दोस्त से, और वो फिर बोलता है सॉरी। उसकी सॉरी के अंदर इतनी नम्रता होती है कि सामने वाला उसको माफ कर देता है। शब्द कितना छोटा है लेकिन उस शब्द के अंदर नम्रता है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें उसको सुधार लेना चाहिए। जीवन के अंदर कुछ बनना हो, कुछ अपनी गलतियों को सुधारना हो तो हमें हमारे अंदर नम्रता जरूर लानी चाहिए। और ये कहानी ज्ञानपीठ पुरस्कार में रायरू भरद्वाज तेलुगु के प्रसिद्ध हस्ताक्षर है। इस कहानी की रचना
देखो कितनी अच्छी कहानी इसमें बनाई गई थी। और इसका अनुवाद सैयद मतीन अहमद ने किया, एक मुस्लिम लेखक ने। इस प्रसिद्ध रचना जो तेलुगु की थी, रावूरी भरद्वाज तेलुगु के प्रसिद्ध हस्ताक्षर है, परंतु उस कहानी की प्रसिद्ध रचना बंगारू कुंदलू से ली गई है और इसका अनुवाद विशेष से किया। तो बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से आपने अनोखा उपाय, कैसा उपाय है अनोखा, जो हमको पता भी नहीं चला, लेकिन किसी के बोलने पर हमने अपनी बात को समझी और अपनी गलती को, अपनी भूल को समझा। इसका हमें बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान हुआ। और इस तरह से आपका ये पाठ्य पुस्तिका का अंतिम पाठ आज समाप्त हो चुका है। अब आज के बाद आपको कुछ पत्र के नमूने, निबंध, साक्षात्कार कैसा लिया जाता है, साक्षात्कार यानी क्या, या हमारे पास आए हुए फिर से पुनः एक बार पाठ के अंत में भाषा का ज्ञान, उसका एक्सप्लेन मैं करूंगी, जिसको आपको ध्यान से सुनना, समझना और लिखना है। क्योंकि ये भाषा की बात इस पाठ के अंदर आपको 20 मार्क्स का एक बिट्स रहता है। तो उस 20 में से अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना, पढ़ा, तो 20 आउट ऑफ 20 आप मार्क्स ले सकते हो। और तो और सबसे बड़ी बात कि वहां पर आंसर भी वहीं पर है, लेकिन आप अपनी लापरवाही से, अपनी भूल से वहां आया हुआ पाठ भी, वहां आया हुआ आंसर भी आप गलत टिक कर देते हो। इससे आपका 1 मार्क्स चला जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। आने वाले पाठ के अंदर आप अपने नोटबुक में, और अगर मैं फिर से आपको एक बार पुनः आपसे कहती हूं कि अगर आप लोगों को जो कोई मेरा वर्ड, मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन या मैं बता रही हूँ आपको समझ में नहीं आया, आप उसको नोट करिए और साक्षात्कार क्लास में हम लोग उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि अभी आप प्रत्यक्ष नहीं हो मेरे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपको कहीं ना कहीं गलती का एहसास भी होगा। और जो शब्द आपको समझ में नहीं आया उसको आपको नोट करना ही करना है। और नोट करने के बाद ही आप मेरे समक्ष आकर उस प्रश्न का समाधान कर सकते हो। तो हमें बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि हम पूरे लेसन वाइज ग्रामर को ठीक तरह से समझेंगे। पाठ में आए हुए भाषा की ज्ञान, निबंध, पत्र, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ। फिर भी एक लेसन, निबंध, पत्र, ये बाहर नहीं किया जा सकता है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको ये बात बिल्कुल बेझिझक आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। उस विषय पर आप निबंध लिख सकते हो, इस विषय पर आप पत्र कर सकते हो। लेकिन उसका लिखने का जो नमूना है
वो आपको अगर समझ में आ जाए, बाकी सब कुछ मैटर वही रहता है, किसको क्या लिखना है, किसको नहीं, क्या नहीं लिखना है, किसको आप, किसको तुम, किसको किसकी जगह किसका नाम, ये सब बातें। सबसे अंत में क्या लिखते हैं, शुरुआत कैसे कर की जाती है, इन सभी को अगर देखेंगे तो हमें इस, बस सिर्फ एक बार अगर आप समझ लिए, सोच लिए, माइंड में बिठा लिए, प्रश्न उत्तर तो भी आप पढ़ते हो, लेटर, निबंध, सिर्फ अपनी एक कला के द्वारा, उन मुख्य बिंदु के द्वारा ही आप लिख सकते हो। तो इसके लिए आप कल से आने वाले क्लास के अंदर आप अपनी नोटबुक, जो मैं बता रही हूं, उस शब्दों में, उस व्याकरण में, उस भाषा की बात में, जहां जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, उसको आप नोट करिए। और नोट करने के बाद क्लास में पूछिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग अपने इस क्लास को, ऑनलाइन क्लास में भी आप इस बताए गए पाठों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उन प्रश्नों का नोट भी करोगे। तभी मैं सोचूंगी कि आपने रियल में पाठ सुना। ये भूल मत करना कि गलतियां आने पर या कोई डाउट बहुत आने पर आपको लगेगा टीचर कहीं मुझे डांटेंगी। डांटूंगी नहीं, बल्कि मैं खुश होंगी बहुत, क्योंकि शंका सबको आती है, लेकिन शंका का समाधान करने वाला उन प्रश्नों के प्रति, शंका आई और शंका के प्रति प्रश्न पूछने वाला ही महान होता है। ये बात ध्यान में रखना। कभी आप ये झिझक नहीं करना कि अरे मैं बार बार पूछूंगा तो टीचर मुझे शायद डांट भी देंगी। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपके प्रश्न, आपकी शंका उचित हो तो आप आपकी शंका का समाधान ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग बेसिर पैर, यानी जिसका हमारे साथ कोई मतलब नहीं है, ऐसी समस्याओं को लेकर बैठते हैं। तो वैसी समस्या के पूछने पर हो सकता है आपको बताने वाला आपके ऊपर क्रोध भी हो सकता है। इसीलिए बच्चों, आज ये अनोखा उपाय पाठ है। ये जितने भी लेसन है आपको उपवाचक, इसका मैंने अभी भी बताया, पहले भी बताई थी और आज भी बता रही हूँ कि इसमें आपको प्रश्न उत्तर भी आएंगे और पैसेज भी आएगा। इस बात को, पैसेज में तो इमीडिएटली आपको वहां पर पढ़कर ही उत्तर देना है। और ये से पैसेज भाव स्पष्ट करना आदि चीजों का, ये सब मैं आपको कल से आने वाले पीरियड के अंदर कैसे क्या पीरियड होगा, इसी को मैं बताऊंगी। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, और न समझ में आए हुए
प्रश्न को अपने प्रश्न शब्द जो भी है, जो समझ में आपको नहीं आया हो, उसको आप नोट करके लाएंगे, तभी मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना आपके लिए सार्थक हुआ है। और देखिए, परीक्षा इस बार होंगी, ये मत सोचो कि परीक्षा नहीं होंगी। और परीक्षा स्ट्रिक्टली होंगी, परीक्षा की जांच पर स्ट्रिक्ट रहेगा। तो अगर हम लोग अपना काम बिल्कुल समय के अनुसार कर रहे हैं, बिल्कुल ढंग से कर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा। डर उसको रहता है जिसके मन में किसी प्रकार का चोर रहता है। तो बच्चों, आज के बाद और भी ऐसी कई समस्या है जिसको मैं आपको बताऊंगी। और कल हम लोग, आप अपनी पेन और पेंसिल लेके बैठिए और आप इसमें से सभी लेसन में से कवि परिचय को भी, एक बार कवि परिचय भी आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगी। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, आपका दिखेगा भी सुंदर। पहले कवि का नाम, फिर जन्म, कब, कहाँ, उनकी रचनाएं, उनकी प्रसिद्धि का कारण, ये मेन मेन पॉइंट अगर आप हाथ में रख के लिखेंगे तो देखिए आपका कवि परिचय भी सुंदर और सामने वालों को स्पष्ट सुनाई देगा, दिखाई देगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न पत्र की रचना भी फिर से पुनः एक बार आपको बताऊंगी, तो उसका आपको ध्यान रखते हुए आप अपना कार्य करेंगे और आगे बढ़ने का ध्यान रखेंगे। और जो हमारे पास और आप इन साखियों में कबीरदास जी की साखी, रुबाइया, शबद, उन शब्दों को भी आप पढ़िए। और जहां पर जो शब्द जैसे हस्ती चढ़ी है ज्ञान की, अब ये हस्ती शब्द क्या है, स्वान किसका नाम है, ये सब ऐसे कोई शब्द है तो उसको आप नोट कर लीजिए, मालूम होगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर भी फिर भी न मालूम हो तो आप अपना करिए। और आप लोगों के जो यफे के, अब देखना सैटरडे में आपको एक कुछ दूंगी नोट्स, मतलब पार्ट बी के समान आपको कुछ क्वेश्चन, तो उसी को आप अपने क्लास वर्क बुक में सॉल्व करना, ताकि उसके भी अंक आपको दिए जाएंगे। और उस अंक को, अभी हमारा F2 बचा हुआ है, उसका आधा भाग, शायद 10 तो मार्क्स हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 10 और रह गए कुछ। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप काम करिए। तो हो सकता है आज का विषय आपका पूरा पूरा खत्म हुआ और मेरी बताई हुई बातों को आप पूरी तरह से ध्यान करोगे और लिखोगे। धन्यवाद चिल्ड्रन। आने वाले पीरियड में हम लोग ग्रामर की सहायता से आपको ग्रामर बताऊंगी।
आंसर भी बोलूंगी। आप अपने नोटबुक लेकर जब ये सुनेंगे तो उसको नोट करिए, और कम से कम नोट जो नहीं आ रहा उसके ऊपर टिक भी लगाइए, ताकि हम प्रत्यक्ष में आकर मैं आपका नोट्स कर सकती हूँ। धन्यवाद चिल्ड्रन। हम्म हम्म मैंने जाती है।